क्लासेस डिस्कस करेंगे सीटेट लेवल 2 के पेपर को। तो उम्मीद करती हूँ आपका जो एग्जाम गया होगा बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जितना उम्मीद थी कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अप रहेगा या फिर लास्ट ईयर जैसा सेम रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो क्वेश्चन का लेवल डाउन रहा, तो आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कितना आपका स्कोर बना, जरूर बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था प्रगतिशील शिक्षा से। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा और जो है जूम कर देती हूँ, ठीक। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, ठीक है। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होती है। प्रतिक्रिया दैट मीन्स रेस्पॉन्स सबसे अधिक प्रभावी कब होगी, तो यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी जब होता है। यानी कि हम बीच बीच में भी मतलब बच्चों से क्वेश्चन करें और बाद में भी क्वेश्चन करें, तो रेस्पॉन्स से क्या होगा, उनकी जो लर्निंग होगी इफेक्टिव होगी। तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करने से नहीं होगी, ठीक है। इस बात पर ध्यान देने से नहीं होगी कि क्या बच्चा कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। और वर्ष में अंत यानी वर्ष के अंत में अगर परीक्षण पर मतलब फोकस है, तो सीधी सी बात है वो योगात्मक परीक्षण आधारित हो जाएगा। तो योगात्मक परीक्षण अच्छा होता ही नहीं है, ठीक है। रचनात्मक परीक्षण अच्छा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आया था आपका अवस्थाओं से। किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है ना। किशोर अवस्था में आप देखते हैं ना कि लड़का लड़की को मतलब प्रेशर किया जाता है कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो, या ये यहाँ मत जाओ, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बोलो। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें कारण है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। ये जैविक रूप से निर्धारित नहीं की जाती, जितनी भी जेंडर भूमिकाएं हैं ये हमारे हमारे ऊपर समाज ने थोपी है ना। तो जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से यानी कि जन्म से नहीं है, ये सामाजिक संरचना है, ये सामाजिक भूमिकाएं हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो ए हमारा सही है यहाँ पर, लेकिन आर जो है व्याख्या सही नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्या है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक है, ठीक है। और वे सुनीता को अपनी आवाज की और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी कि इसमें आपको बताना है कि किसका मिला जुला रूप जो है यहाँ पर जो है बच्ची जेनेटिक भी आपको लग रही है कि उसमें क्षमता है, पेरेंट्स क्योंकि उसके गायक है, ठीक है। जेनेटिक रूप से भी उसे एक योग्यता मिली है गाने की। और दूसरा है कि उसे जो है परिवेश भी ऐसा दिया जा रहा है, माहौल भी ऐसा दिया जा रहा है। तो इसमें आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का योगदान हमें देखने को हमें मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ फिल इन द ब्लैंक्स विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो संवेदनशील अवधि यानी कि सेंसिटिव पीरियड वह अवधि हम कहेंगे कि जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक या फिर विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वंशानुगत कारक, ठीक है। वंशानुगत कारक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे कि मैंने समालोचनात्मक चिंतन में आपको पढ़ाया भी था कि हमें क्यों और कैसे के क्वेश्चन उनसे करने चाहिए, विवेचनात्मक क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। तो केवल ऐसे जो है सवाल पूछना जिनका उत्तर एक ही हो, या फिर विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना, या फिर ऐसे सवाल देना जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, ठीक है। आंसर नंबर 3 हो गया। ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का जो 6 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पर्यावरण के ऊपर वो पढ़ाना चाह रही है, उसके आधार पर शिक्षण कराना चाह रही है। तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात सही होगी। भाषाई का कोई मतलब नहीं है, शारीरिक गति संवेदी का कोई मतलब नहीं है, अंतर्वैयक्तिक यहाँ पर जो है इंटरपर्सनल, ठीक है, दूसरों के बारे में जब बात करते हैं यहाँ पर जो है इसका कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 है,
महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो महारत हासिल करने का मतलब है कि जो विद्यार्थी होता है वो अपनी योग्यता को क्या मानता है, वृद्धिवर्धक मानता है, वृद्धिशील मानता है, वो स्थिर नहीं मानता है। ठीक है। और महारत हासिल करने की जो योग्यता होती है वो कैसी होती है, आंतरिक होती है। ठीक है, बाह्य नहीं होती है, पहली बात ये है। तो ये आंतरिक तो है, लेकिन यहाँ पर ये स्थिर दृष्टिकोण हो गया बच्चे का। यह अक्सर योग्यता वृद्धिशील, यहाँ पर देखो ध्यान से, वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई कैसी है, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर से स्थिर दृष्टिकोण दे दिया है। ठीक है, और अगर ऑप्शन नंबर 4 देखें तो वृद्धिशील दृष्टिकोण तो दिया है, लेकिन ये बाहरी अभिप्रेरणा की बात कह दी है। बाहरी अभिप्रेरणा नहीं, महारत हासिल करने के योग्यता जो बच्चे में होती है वो होती है कैसी, इंटरनल, यानी कि वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या कह रहा है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्ति करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान कर दे, ठीक है, या फिर छात्र को समस्या का स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करे, या फिर छात्र को अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, या फिर छात्र को समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि भी प्रदान करे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अभिकथन आपको पढ़ना है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही कथन है। ज्ञान उत्पादन का एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो रहेगा ए सही है, लेकिन जो है आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या कह रहा है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? जब भावनाओं की यहाँ बात हो रही है, व्यक्तित्व की बात हो रही है और सामाजिक संबंधों की बात हो रही है, इनमें जो परिवर्तन आता है या फिर इनमें जो स्थिरता बनी रहती है, तो वो कौन से विकास का हिस्सा है? ठीक है, तो देखिए, व्यक्तित्व विकास का, या फिर भावनात्मक विकास का, या फिर मनोसामाजिक का, या फिर जो है संज्ञानात्मक का। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि भावनाओं और व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध में अगर परिवर्तन आते हैं, स्थिरता आते हैं, तो वो यहाँ पर आंसर होना चाहिए मनोसामाजिक विकास, क्योंकि मनुष्य इसमें कई अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, तो कभी उसमें भावनाओं में चेंज आता है, तो कभी व्यक्तित्व में चेंज देखने को मिलता है, तो कभी सामाजिक संबंधों का वहां पर जिक्र किया गया है, उसमें सामाजिक संबंध बदल जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मनोसामाजिक विकास। ठीक है, मनोसामाजिक विकास, जो कि एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है उसके अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण में क्या किया जाता है? सुविचारित, यानी कि उस पर विचार किया जाता है, वो अनुकूलित होता है, वो विभेदित होता है। ठीक है, मानकीकृत वो नहीं होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर जो है आंसर हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या है? स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, यानी कि जो बच्चों को जो है आगे सीखने के लिए परिणामों पर जो है आकलन करते हैं। सही है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक व पदानुक्रमिक होता है। ठीक है, तो सीखना जो होता है, लर्निंग जो होती है, वो पक्के तौर पर कैसे होता है? अनुक्रमिक, यानी कि सीक्वेंसली चलता है, और उसको स्टेप बाय स्टेप हमें कराना चाहिए। तो दोनों यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। लेवाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध कैसा है? भाषा और विचार के बीच संबंध, भाषा विचार को आकार नहीं देती, या फिर भाषा विचार को आकार, विचार भाषा को आकार देता है। वाइगोत्स्की यहाँ पर जो है, वाइगोत्स्की के अनुसार क्वेश्चन है, तो भाषा और विचार के बारे में अगर संबंध पूछा है तो विचार को यहाँ पर पहले रख दिया गया है, भाषा को बाद में, कि विचार भाषा को आकार देते हैं। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो भाषा और विचार एक दूसरे से क्या है, किस प्रकार से है, जो है स्वतंत्र है। ठीक है, तो आंसर हो जाए
जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने इसमें कौन आपको जो है क्वेश्चन नंबर कितना, ये 13 का आंसर जो है गलत इसमें लगा दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, ये बाय मिस्टेक लगा है। ठीक है, बाय मिस्टेक लगा है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, भाषा और विचार जो है विकास के जटिल, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। स्टार्टिंग में तो स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन बाद में जो है आके मतलब जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया संबंध के बारे में पूछा गया, स्टेज के बारे में नहीं पूछा गया कि स्टार्टिंग में कैसा मतलब उनका विचार है इनको लेकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, या फिर मानक संबंधित मूल्यांकन में साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, या फिर रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या अंतर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर योगात्मक मूल्यांकन, इसमें जो है पेन पेपर का जो परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। तो युग्म को देखें तो इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर 3 पर जाते हैं तो रचनात्मक मूल्यांकन जो निर्धारित करता है, तो कक्षा के दौरान तो उसका मतलब जांच चलती है, लेकिन बाद में जो यहाँ पर इन्होंने दिया है तो बाद में हम इसके वजह से इस आंसर को नहीं ले पाएंगे, बाद में देखेंगे कि जो है बोर्ड इसका क्या आंसर करता है। अभी के लिए जो इसका आंसर सही लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये मानकर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, या फिर मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स का मतलब है जो छपी हुई सामग्री होती है, बाकी उभरी हुई सामग्री टच करके पढ़ने में उन्हें आसानी होगी, और स्पर्शनीय तरीके से या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन में जो है उन्हें मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो कौन सी विधि का प्रयोग किया था, तो मात्रात्मक शोध कार्य विधि का, या फिर बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, या फिर खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन, या फिर प्रायोगिक। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, रचनावादी शिक्षण विधियों को निम्नलिखित अधिगम की ओर ले जाती है। तो रचनावादी यानी कि जो जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, तो वो खोज आधारित जो है अधिगम पर जोर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जो डिसलेक्सिया ग्रसित बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ना सिखाया जा सकता है, तो उनको व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण द्वारा जो है पढ़ना सिखाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताता है व्यवहार को दंड और पुस्तकों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, या फिर अवधारणाओं को जटिल व सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, या फिर शिक्षण पर बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, यानी कि मेटाकॉग्निशन स्किल्स डेवलप करने में मदद करना चाहते हैं, कि जिसे कहते हैं सोच के बारे में। सोच के आप किसी भी चीज के बारे में जो सोच विचार रखते हैं आप उस पर भी चिंतन मनन करें। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को जो है बढ़ावा देगी। तो छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने के बजाय अंक देना, या फिर छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म के संदर्भ में सही है। तो ऑटिज्म के संदर्भ में स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, या फिर स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ठीक है, स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों का कारण होता है, या फिर स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि यह एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन पेपर आया है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता क्या है।
तो प्रमुख समानता भाषा और विचार को लेकर देखेंगे। ठीक है, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में अनेक चिंतन, या फिर बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, या फिर बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, या फिर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि बच्चों में स्वयं की शिक्षा में संलग्नता, यानी कि पियाजे ने भी कहा है कि बच्चा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। ठीक है, और वो जो है मतलब एक पारस्परिक क्रिया के द्वारा ही बच्चा अधिगम कर सकता है। तो ये दोनों जो बात जो है कही गई है दोनों के द्वारा। ठीक है, बाकी अलग अलग पे किसी ने भाषा पर जोर दिया, किसी ने विचार पर जोर दिया, किसी ने संस्कृति पर जोर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्या कहता है कि शिक्षकों को, क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ठीक है, ये कथन सही हो जाएगा। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। तो ये तो सही है, लेकिन और क्या है इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो जो उन्होंने सीखा है वो दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट करके, रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसको हम कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्या है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका उनकी नहीं होती है। ठीक, तो क्योंकि अगर इन्होंने बोला है कि सीखने में कोई भूमिका जो है ये नहीं निभाता है भावनाएं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कथन तो हमारा सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? ये तो बहुत पुराना रटा रटाया क्वेश्चन है, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। फिर बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है ना। मात्रात्मक रूप में तो समान होती है, इतने बच्चे सोचते हैं, इतना ही बड़ा सोचता है, लेकिन गुणात्मक रूप में क्या होता है? भिन्न होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा कि भारत की राजधानी क्या है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, या फिर भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? तो विभिन्न कारण जो है बच्चे को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बाकी राजधानी क्या है बता देगा, कितने राज्य बता देगा, कितनी जनसंख्या बता देगा। ठीक है, तो इसे ही सब गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर और एक ही समय में सीखेगा। में समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश किया जाता है, या फिर अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 की बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखा जाता है। विभिन्नता को तो अपनाया है, विभिन्नताओं को दूर करने पर फोकस नहीं होता है कि विभिन्नता को दूर करना। विभिन्नता को दूर करने का मतलब है कि उन्हें एक तरीके से पढ़ाएंगे, एक तरीके से क्लास लगाएंगे, एक ही TLM से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। बच्चों में जब बहुत सी गलत धारणाएं होती है तो उनसे निपटने के लिए अगर कोई हम रचनात्मक तरीका अपनाते हैं तो क्या होता है कि वो एक विपरीत उदाहरण प्रदान करता है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट उदाहरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो आर है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी मतलब फंसाने वाली है। तो ये जो है आर गलत हो जाएगा, ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो
हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन, तो स्कोर अपना जरूर बताना लास्ट में, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके जो है बने हैं। तो इसी के साथ में जो सेकंड पेपर आएगा इवनिंग शिफ्ट में, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपना जो है स्कोर जरूर चेक कर लेना कि कितने आंसर आपके सही हुए, कितने गलत हुए। बाकी लोगों को भी जो जिनको मतलब चेक करना है, आप उनको शेयर कर सकते हैं जो आपकी जानकारी में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।